हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इनपुट कैसे लेना है। पहले हमने देखा कि हार्ड कोडेड वैल्यूज़ कैसे लेते हैं और बाद में देखा कि मेन फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू कैसे लेते हैं। आज हम देखेंगे कि बफर्ड रीडर के थ्रू हम लोग डेटा इनपुट कैसे करा सकते हैं। लास्ट टाइम जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि जब हम इनपुट मेन फंक्शन के थ्रू लेते हैं तो हमें यूज़र को मेन फंक्शन का एक्सेस देना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो अब हम बफर्ड रीडर के थ्रू इनपुट लेंगे, जिसमें हम लोग आउटपुट स्क्रीन जो होता है, टर्मिनल विंडो, वहीं से वैल्यू इनपुट कराएंगे और वहीं पे आउटपुट प्रिंट होगा। तो देखते हैं कि बफर्ड रीडर के थ्रू वैल्यू कैसे ली जाती है। सबसे पहले हम बफर्ड रीडर का सिंटैक्स लिखेंगे। ये पर्टिकुलर सिंटैक्स है बफर्ड रीडर का, जो आपको लिखना पड़ता है जब भी आप बफर्ड रीडर यूज करना चाहते हो। बफर्ड रीडर एक्चुअली एक क्लास है जावा में, जो कि हेल्प करता है वैल्यू रीड कराने की। ओके, ये एक बफर बनाता है कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में। अगर आपको पता है तो सीपीयू की स्पीड कीबोर्ड की स्पीड से कहीं ज़्यादा होती है। तो इन दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस है उसको कवर करने के लिए हम उन दोनों के बीच में बफर बनाते हैं। अब जब भी आप बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हो, आपको उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है बफर्ड रीडर, ये क्लास का नाम है। br ये ऑब्जेक्ट का नाम है। न्यू कीवर्ड हम यूज करते हैं जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ न्यू कीवर्ड लिखा है और ये सिंटेक्स हमें फॉलो करना है जब भी हम बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये रेड अंडरलाइन आ रहा है जहाँ भी बफर रीडर और ये इनपुट स्ट्रीम रीडर वर्ड यूज हुआ है। अब ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम ये है कि बफर रीडर क्लास जावा ने बनाया है, हमने अपने आप इसको नहीं बनाया है। तो जावा को अगर हम ये बताते नहीं हैं कि ये क्लास कहाँ पर है, तो वो हमें एरर दे रहा है। पर जैसे ही मैं ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखती हूँ, वो एरर चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अंडरलाइन था वो चला गया है। क्यों? क्योंकि बफर रीडर क्लास आईओ पैकेज में है। ओके, जावा में बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो पैकेज क्या करता है? पैकेज के अंदर हम कलेक्शन ऑफ क्लासेस रखते हैं, बहुत सारे क्लास एक साथ हम एक पैकेज में रखते हैं और उसे एक नाम दे देते हैं। तो इनपुट आउटपुट करने के लिए हमें जो भी क्लासेस चाहिए, जैसे कि बफर रीडर है, इनपुट स्ट्रीम रीडर है और बहुत सारे क्लासेस हैं, वो हैं आईओ पैकेज में। तो जब भी आप बफर रीडर यूज करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये लाइन नहीं लिखते हैं, आपका कोड आपको एरर दे देगा। देखिए यहाँ पे ये एरर है। ये एरर क्या है? कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास बफर्ड रीडर। तो ये गलती आप कभी मत कीजिए। आपको हमेशा इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, import java.io.star। तो अब देखते हैं कि हम बफर्ड रीडर के थ्रू वैल्यूज कैसे ले सकते हैं। बफर्ड रीडर में मेनली एक फंक्शन हम यूज करते हैं, उसका नाम है रीड लाइन फंक्शन। ये फंक्शन आपको हमेशा वैल्यू लेने में हेल्प करता है, पर ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू लेता है। तो आपका जो इनपुट है, यूजर वाले 1 2 3 टाइप करेगा तो भी वो स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट होगा। तो उसके लिए हमें ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट वाला इनपुट है उसको अलग अलग डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ यूजर को कि मुझे एक नंबर चाहिए। तो system.out.println, अब नंबर ले रहे हैं तो हम यूजर को बोल सकते हैं कि आप एज ऐड करो, अपना एंटर करो। ठीक है, तो एंटर योर एज। अब मैं एक इंटीजर बना देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इंटीजर में हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने एक इंट टाइप का डेटा टाइप का वैल्यू बना दिया है। यहाँ पे वेरिएबल का नाम है एज। अब यहाँ अगर मैं ऐसा लिखती हूँ, हमेशा हमें बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट यूज करके ही ये रीड लाइन फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि रीड लाइन फंक्शन इज नॉन स्टैटिक। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि स्टैटिक फंक्शन है तो हमें उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। पर यहाँ पे क्योंकि रीड लाइन फंक्शन स्टैटिक नहीं है, तो हमें उसके लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो हमने ऑलरेडी बनाया है। अब अगर हम इसे कंपाइल करते हैं तो ये हमें एरर दे रहा है। खैर, एरर यहाँ पे सेमीकोलन की है, पर एरर और भी है। अब क्या एरर है?
incompatible types java.lang.string cannot be converted to int। ये एरर ये कहता है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप एक्सेप्ट करता है और आप उसको स्टोर करने वो जा रहे हो इंट में। अब जावा इज अ वेरी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। जावा में आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में विदाउट कन्वर्जन स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा ये इंटीजर डॉट पार्स इंट। अब इसके ब्रैकेट में मुझे ये br डॉट रीड लाइन को पास करना पड़ेगा। इंटीजर एक रैपर क्लास है। रैपर क्लासेस 8 है जावा में। वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कितने रैपर क्लास है और उनका क्या फंक्शनलिटीज है। पर अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इंटीजर एक रैपर क्लास है जो इंट डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी इंटीजर रैपर क्लास के अंदर एक फंक्शन है पार्स इंट जो कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू रीडलाइन फंक्शन कॉल करके स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं यूजर से, उसको इंटीजर डॉट पार्स इंट फंक्शन जो है उसमें पास करते हैं, जो हमें रिटर्न करता है एक इंट डेटा टाइप। वो हम स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल इंट टाइप का जो है एज उसके अंदर। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, देखिए unreported exception java.io exception must be caught or declared to be thrown। इसका क्या मतलब है? जब भी आप कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हो तब आपको मेन फंक्शन के बाद ये सिंटेक्स लिखना है, throws io exception। अब जैसे ही मैंने ये लिखा है वो एरर नहीं आएगा। अब इसका क्या मतलब है? हर फंक्शन में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना होता है। तो चाहे आप फंक्शन में खुद उसे हैंडल करो ट्राई कैच लिखकर, या फिर आप मेन फंक्शन या किसी भी फंक्शन के बाद ये 2 वर्ड्स लिख दो। इसका मतलब ये है कि यहाँ हम ट्राई कैच लिख के एक्सेप्शन हैंडल खुद नहीं करेंगे। यहाँ हम ये बोलना चाहते हैं कि मेन फंक्शन जो हमारा ये मेन फंक्शन हमने बनाया है वो आईओ एक्सेप्शन इज इनपुट आउटपुट वाले एक्सेप्शंस जो भी हैं उनको हम रीथ्रो करेंगे। हम उसे रीथ्रो करेंगे यानी वापस हम थ्रो कर देंगे कंपाइलर की तरफ। तो अब ये कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि वो इस एक्सेप्शन को देखे, अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो उसे सॉल्व करे। तो इसका मतलब ये है, ये थ्रोज है वो कीवर्ड है। आईओ एक्सेप्शन एक क्लास है जो कि एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास है। ठीक है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। जब भी आप बफर रीडर से डेटा इनपुट करवाते हो तो आपको ये कुछ चीजें लिखनी जरूरी हैं। सबसे पहला है ये इंपोर्ट स्टेटमेंट, बाद में आता है ये थ्रोज आईओ एक्सेप्शन और ये कन्वर्जन के लिए इंटीजर डॉट पार्सिंग। अब हम क्या करते हैं? सिंपली हम इसको प्रिंट कराते हैं। हम देखते हैं कि हमने जो डेटा लिया है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम लिख के, आपको मैंने पिछली बार सिखाया था कि प्रिंट एलन फंक्शन है वो यूज करते हैं हम कुछ भी टर्मिनल विंडो पे प्रिंट करने के लिए। जो भी हम डबल कोट्स में प्रिंट करेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पर। और जो भी हम वेरिएबल में वेरिएबल का नाम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ ये एजीई प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे ये एजीई का वैल्यू जो यूजर देगा, जो यूजर इनपुट करेगा वो प्रिंट होगा। तो देखते हैं कि ये ऐसे काम करता है या नहीं। कंपाइल किया है मैंने, देखिए कोई एरर है नहीं यहाँ पर। फिर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ एंटर योर एज आ रहा है और यहाँ पे ये इनपुट के लिए कुछ वेट कर रहा है, ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ भी नंबर इनपुट कर देंगे और मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। अब देखिए मैंने 12 इनपुट किया है तो आउटपुट क्या है? एज 12। अब देखिए ये 12 आया कहाँ से है? ये 12 कहाँ से आया है? ये 12 आया है यहाँ से। ये एज एज इट इज प्रिंट हुआ है यहाँ पर एजीई। और ये जो एज वेरिएबल है उसमें वैल्यू कहाँ से आई है? उसमें वैल्यू आई है रीड लाइन फंक्शन के थ्रू। मैंने बफर रीडर का ऑब्जेक्ट
और फंक्शन कॉल करके ये जो वैल्यू लिया है वो। अगर मैं ये वैल्यू बदल देती हूँ तो क्या होगा? अब हर बार आप जब भी इस कोड को रन करेंगे तो आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। पहली बार मैंने 12 वैल्यू दिया था, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं फिर से कॉल करती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके चलिए ठीक है, मैंने 21 इनपुट किया है और एज 21। तो इस तरह से आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं अब इस एज वेरिएबल को। अब ये तो बात हुई इंटीजर की, जब हमें इंट टाइप का वैल्यू चाहिए तो हमने ये लिखा है। पर आगे और भी 7 डेटा टाइप और हैं, तो हम क्या करेंगे? वो 7 डेटा टाइप हम एंटर करके देखते हैं। मैं कट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अब हम लेंगे फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप में आप फ्रैक्शनल वैल्यूज डाल सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे फिर इंटीजर नहीं आएगा, यहाँ पे क्लास का नाम होगा फ्लोट, जो अगेन एक रैपर क्लास है। और पार्स इंट फंक्शन नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आएगा पार्स फ्लोट फंक्शन। तो अब हम यहाँ एंटर योर एज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि आप इंटरेस्ट रेट डालिए। सपोज आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो जो सिंपल इंटरेस्ट काउंट करता है, तो आप इस तरह का चीज लिख सकेंगे वहां पर। और मैंने और कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इंटीजर की जगह फ्लोट कर दिया है हर जगह पे। क्यों? क्योंकि मुझे अब इंटीजर इनपुट नहीं कराना है, मुझे फ्लोट इनपुट कराना है। तो उसमें मैंने क्या चेंज किया है? जहां इंटीजर क्लास था वहां मैंने फ्लोट क्लास कर दिया है, जहां पार्स इंट फंक्शन था वहां मैंने पार्स फ्लोट फंक्शन लिख दिया है। पर जहां भी br.readline था उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि बफर रीडर का रीडलाइन फंक्शन ही यूज होता है इनपुट लेने के लिए। एक रीडलाइन फंक्शन है और एक रीड फंक्शन है, वो हम बाद में देखेंगे। तो देखते हैं कि ये क्या होता है अगर हम इसे कंपाइल करते हैं। कोई एरर नहीं है। हम इसे रन करेंगे। सबसे पहले वो हमसे एज मांग रहा है। आपको समझ में आना चाहिए अभी कि ये पुराना आउटपुट है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए 21 और एज 21 को। ये हमारा इस बार का आउटपुट है, एंटर योर एज। तो जैसे मैं 12 एंटर करती हूँ तो आउटपुट आ गया एज 12। अब एंटर योर इंटरेस्ट रेट। अब ये मुझसे इंटरेस्ट रेट मांग रहा है, तो मैं 6.7 देती हूँ। अब देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट है 6.7। तो इस तरह से आप फ्लोट इनपुट करा सकते हैं। अब और भी बहुत सारे डेटा टाइप हैं, जावा में 8 डेटा टाइप है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल इनपुट करा सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा? मुझे यहाँ पे डबल लिखना होगा। देखिए यहाँ पर मैं जो डबल लिख रही हूँ वो स्मॉल डी है, पर यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो कैपिटल डी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डबल लिखा है ये डेटा टाइप है और ये हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। देखिए ये रेड कलर में है क्योंकि ये डेटा टाइप है, ये कीवर्ड है। पर यहाँ पे जो मैंने डबल लिखा है ये क्लास का नाम है, तो इसे हमें कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वैल्यू हम कैसे इनपुट करा पाते हैं। अब मैं इसे कमेंट कर देती हूँ क्योंकि बार बार मैं इंटीजर इनपुट नहीं कराना चाहती हूँ, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आप यहाँ से जाके इसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट क्या होते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको ऑलरेडी। तो देखते हैं ये डबल हम कैसे इनपुट कराते हैं। अब डबल और फ्लोट में क्या फर्क है? फ्लोट भी फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकता है और डबल भी फ्रैक्शनल वैल्यू लेने के लिए यूज होता है। पर फ्लोट है उसमें आप 8 प्रिसिजन वैल्यूज तक जा सकते हो, मतलब पॉइंट के बाद आपके पास 8 वैल्यूज हो सकती हैं। पर यहाँ पे डबल में आपके पास 15 वैल्यू होंगे, मतलब डॉट के बाद आप, मतलब ये क्या है कि जब आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो या ऐसा कोई डेटा इनपुट कराना चाहते हो जिसमें छोटी छोटी वैल्यू, मतलब आपको बहुत एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो आपको डबल यूज करना है। बस फ्लोट और डबल में यही एक फर्क है। देखते हैं ये कोड कंपाइल हो रहा है या नहीं। कंपाइल हो गया है, कोई एरर नहीं है। मेन एंटर योर इंटरेस्ट रेट। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू डाल सकती हूँ जिसमें बहुत सारे, देखिए मैंने
ये वैल्यू एंटर किया है। ये वैल्यू मैं फ्लोट में एंटर नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद देखिए कितने सारे नंबर है, ये बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू मैंने लिया है। तो ये वैल्यू मैं फ्लोट से नहीं ले सकती, ये मुझे डबल वैल्यू ही लेना पड़ेगा। तो ये फर्क है फ्लोट और डबल में। हम लोग एक बार वीडियो बनाएंगे सारे डेटा टाइप्स पे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब एक डेटा टाइप है मेरा स्ट्रिंग, वो कैसे लेना है। स्ट्रिंग डेटा टाइप लेने के लिए मुझे सीधा सीधा br.readline लिखना है। क्यों? क्योंकि br.readline हमेशा ही स्ट्रिंग डेटा टाइप ही लेता है, तो मुझे यहाँ कन्वर्ट जो मैं कर रही थी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सीधा सीधा ये लिख दूंगी, नेम इज नेम। ठीक है, अब मैं इसे कमेंट कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कोड की अभी। कमेंट, यहाँ पर एंटर योर नेम सीधा हम लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इंटीजर डॉट पार्सिंट, फ्लोट डॉट पार्स डबल, डबल डॉट पार्स डबल, ये सब कुछ नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो यहाँ पे कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपाइल करने पे कोड कंपाइल हो जाता है। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जब आप अपना नाम या एड्रेस ऐसा कुछ इनपुट करना चाहते हो तो आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपना नाम दे रही हूँ तृष्णा, तो यहाँ पे नेम तृष्णा ऐसा टाइप हो रहा है। ये नेम कहाँ से आया? ये मैंने एज इट इज लिखा है डबल कोट्स के अंदर, और ये वैल्यू मैंने पास की है। अगर मैं ये नाम बदल देती हूँ, अगर मैं ये नाम बदल देती हूँ तो वो नाम प्रिंट करेगा। देखिए नेम हेलो। तो इनपुट आप जो भी लेंगे वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब एक और चीज होती है, वो है कैरेक्टर। जब आपका इनपुट सिर्फ एक कैरेक्टर या एक लेटर है तब आप क्या करेंगे? तब आपका ये जो रीडलाइन फंक्शन है वो आपको काम नहीं आएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको br.read फंक्शन लेना है। अब ये जो हमारा रीड फंक्शन है वो एक नंबर इनपुट कराता है, पर क्योंकि मुझे यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्म में चीज चाहिए तो मैं इसे टाइपकास्ट कर दूंगी कैरेक्टर फॉर्म में। कैर एक डेटा टाइप है, यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप लिया है कैर। जैसे हम कोई भी फॉर्म भरवाते हैं तो हमें जब जेंडर एंटर करवाना होता है तो जनरली हम एफ और एम दो ऑप्शन देते हैं, हम पूरा फीमेल मेल नहीं लिखवाते हैं। तो तब आपको ये कोड काम में आएगा। देखते हैं ये इनपुट सही से ले रहा है या नहीं। अब यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग इनपुट नहीं होगा, यहाँ पे इनपुट होगा एफ या फिर एम या कोई भी कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो कोई भी एक लेटर आप इनपुट करवा सकते हैं इस कोड की मदद से। तो यहाँ हमने देखा कि इंटीजर कैसे लेना है, फ्लोट कैसे लेना है, डबल कैसे लेना है, कैरेक्टर कैसे लेना है। बाकी के डेटा टाइप भी हैं, जैसे शॉर्ट है, बाइट है, बुलियन है, लॉन्ग है। ये सब आप इसी तरह से इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग से रिलेटेड लॉन्ग कैरेक्टर रैपर क्लास है अपने पास, तो वो आप यूज कर सकते हैं। बस वहाँ सिंटेक्स क्या अलग होगा, यहाँ आप लॉन्ग लिखोगे, यहाँ पार्स लॉन्ग। बस ये कैरेक्टर लेने का कोड थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने स्पेशली इसको टाइप किया है। और स्ट्रिंग क्योंकि बहुत सिंपल है तो मैंने इसलिए उसको टाइप किया था। तो इस तरह से आप इनपुट ले सकते हैं जावा में। बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू, बफर्ड रीडर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाइए और इनपुट लीजिए, ताकि आप टर्मिनल विंडो से इनपुट लेकर सीधा सीधा वहीं पे आप अपना एग्जीक्यूशन करके टाइप आउटपुट भी वहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्कैनर क्लास से इनपुट कैसे लेते हैं। जैसे हमारे पास बफर्ड रीडर क्लास है, वैसा ही एक स्कैनर क्लास है, उसका सिंटेक्स अलग है, सब रूल्स उसके थोड़े अलग हैं, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।